एक बार और स्वागत है आप सभी का हमारी इस अगले वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हमारा रिप्रोडक्शन का जो पहला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उस चैप्टर में से बिहार बोर्ड में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने बात किया था। और आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिन हम लोग लगभग 15 के आसपास क्वेश्चंस किए थे, और बाकी का लगभग कुछ क्वेश्चंस बच गया था, उसे उसे आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे और जो सब्जेक्टिव है उसको भी कवर करेंगे। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच जाएंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। यानी कि तीसरा वीडियो जो हमारा इस चैप्टर का आएगा, उसमें हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर चुके होंगे। तो आइए दोस्तों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। देखिए, जब आप क्वेश्चन बैंक देखोगे ना, तो आपको बार बार देखने को मिलेगा कि बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि निम्नलिखित में कौन डिप्लॉयड है। तो आपको ये बड़ा समझना होगा, आपको ये याद रखना होगा। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जितने भी गैमेट्स होते हैं, यानी कि जो ओवम हो गया, एस्पर्म हो गया या पोलन हो गया, जो भी गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। याद रखिएगा, वो डिप्लॉयड नहीं, हैप्लॉइड होते हैं। तो याद क्या रखना है कि सभी गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे। और ये जो एंडोएस्पर्म है, ये एंडोएस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि ये थ्री एन होता है। मतलब ये ना हैप्लॉइड होगा ना डिप्लॉइड होगा, ये क्या होगा, ये थ्री एन होगा। तो ये बात याद रखना है। तो ये हम बता दिए एंडोस्पर्म के बारे में। तो यदि हमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड पहचानना है, तो हमें याद रखना है सभी गैमेट को छोड़ के और एंडोस्पर्म को छोड़ के जो भी चीज बच गया वो सब क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एस्पर्म एस्पर्म इसमें पूछ रहा है कि डिप्लॉयड कौन है। तो एस्पर्म एस्पर्म गैमेट का नाम है, इसलिए ये हैप्लॉयड है, यानी कि ये आंसर तो नहीं होगा। ओवम भी गैमेट है, ये आंसर भी नहीं होगा। अभी हम क्या बोले, एंडोस्पर्म होगा नहीं क्योंकि ट्रिप्लॉयड। तो हमारा आंसर क्या बनता है, हमारा आंसर बन रहा है जाइगोट। तो जाइगोट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें पूछ रहा है कि ह्यूमन मेल में क्रोमोजोम नंबर क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि हम इंसान का बात करेंगे तो इसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर, 23 पेयर्स, 23 जोड़ा। तो 46 क्रोमोजोम में जो 44 क्रोमोजोम है हम उसे ऑटोसोम बोलते हैं। और दो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, उसमें से एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। यदि हम मेल का बात करते हैं, तब उसमें सेक्स क्रोमोजोम दो होते हैं, एक एक्स और एक वाई। लेकिन वहीं पर जब हम फीमेल का बात करते हैं, तो 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा दोनों सेम होगा, दोनों एक्स ही होता है। तो हमसे पूछ रहा है मेल का, तो 44 तो होगा ही और एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये बात याद रखना है आपको। यहाँ पर ये भी है 46 प्लस एक्स वाई। तो आप सिर्फ एक्स वाई देख करके टिक नहीं मारिएगा, आपको 44 और 46 भी देखना है। यदि मान लीजिए कि हम ऑप्शन सी को आंसर सही मानेंगे, तो ये 46 ऑटोसोम और ये दो सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि 48 हो जाएगा। तो ह्यूमन का क्रोमोसोम तो 48 नहीं बल्कि 46 होता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन इज हर्मेफ्रोडाइट। पूछ रहा है कि हर्मेफ्रोडाइट कौन है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही शरीर में मेल पार्ट भी होगा फीमेल पार्ट भी होगा। तो ये अर्थवर्म हर्मेफ्रोडाइट होता है। तो ये बात याद रखना है। उसके बाद गैमेट क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि जितने भी गैमेट्स है वो सब क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो ये बात याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि इसमें डिप्लॉइड कौन है। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, डिप्लॉइड कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन है। तो देखिए, जाइगोट, जाइगोट कोई गैमेट नहीं है, यानी कि डिप्लॉइड होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, और ओवरी भी डिप्लॉइड होता है, क्योंकि ये गैमेट ना है और ना एंडोस्पर्म है, तो ये क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पर देखिए, आंसर वन भी सही हो सकता है और आंसर सी भी सही हो सकता है। तो आई थिंक कि इसमें ऑप्शंस में कोई मिस्टेक है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए, आप ज्ञान के लिए जान लीजिए कि इसमें ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स का बात करेंगे, तो पूछ रहा है डिप्लॉइड कौन है। देखिए फिर से, ओवम, ओवम क्या है, गैमेट है, तो ये हैप्लॉइड होगा, ये आंसर नहीं होगा। पोलन क्या है, पोलन गैमेट है, तो ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर कर चुके हैं इस चैप्टर का। अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बताओ। ठीक है, हमारा यही क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो देखिए, यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बात लिख दिए हैं।
और आप सभी लोग जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का वह तरीका है जिसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे हम जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक मेल की एक फीमेल की। यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन के लिए दो लोगों की जरूरत है। तो हम कहेंगे कि इंसान में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअल नहीं है। तो असेक्सुअल मतलब जिसमें केवल एक लोग इन्वॉल्व होगा। तो बात नंबर एक यही याद रखना है। ठीक है, बात नंबर दो क्या याद रखना है। अब देखिए, इसमें एक ही लोग इन्वॉल्व है तो इसमें गैमेट बनने जैसा कोई काम नहीं होता है। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब गैमेट बनेगा ही नहीं तो गैमेट का फ्यूजन कैसे होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो दूसरा बात याद रखना है कि इसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। दूसरा बात ये हो गया। अगला बात, अब देखिए, इसमें जो नए संतान उत्पन्न होते हैं अपने पेरेंट के सेम टू सेम होते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। जैसे जब हम इंसान का बात करेंगे तो मान लीजिए कि हम लोग हैं तो हमारे पास अपने मम्मी पापा के कैरेक्टर जरूर है, लेकिन हम सेम टू सेम अपने मम्मी पापा के जैसे नहीं है। लेकिन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा पैदा होता है वो अपने पेरेंट के सेम टू सेम होता है, पूरा जेनेटिकली सिमिलर भी होगा और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी होगा। हम ऐसे को क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। तीसरा बात ये हो गया। चौथा बात क्या याद रखना है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा या नहीं तो उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिंपल है। और ये फास्ट प्रोसेस है, यानी कि ये बहुत ही स्पीड में होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यदि आप इतना बात लिखोगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा ढंग से लिखिएगा, यहाँ पर हम बस आपको समझाने के लिए नॉर्मल वे में लिख दिए है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बडिंग। आप बडिंग से क्या समझते हैं, सुइटेबल एग्जांपल दीजिए। देखिए, बडिंग क्या होता है थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, ये पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुत छोटा सा होता है, चावल के दाना जैसा दिखता है, जलीय जीव है, पानी में पाया जाने वाला। देखिए, ये पेरेंट बॉडी है, ये नॉर्मल बॉडी है। ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा दिन के बाद देखोगे ना तो देखिए इसके बॉडी में थोड़ा सा बाहर की तरफ कुछ निकल गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आउट ग्रोथ। यानी कि बाहर की तरफ कुछ आउट ग्रोथ निकल गया है, जिस आउट ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। और आगे चल करके ये जो बड है ये पूरे का पूरे नया हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया का नाम है बडिंग। यानी कि बडिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह तरीका है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बनेगा बर्ड से। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के बॉडी में जो बर्ड बनते हैं, जो आउट ग्रोथ बनते हैं, वह बर्ड आगे जाकर के पूरे नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। ये बात याद रखना है। तो दो लोगों में बडिंग होता है। ठीक है, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन क्लोन। क्लोन क्या होता है, इसका एक एडवांटेज यानी कि इसका एक खूबी बताओ, और एक इसका डिसएडवांटेज यानी कि इसका एक खराबी बता दो। तो अभी हमने क्लोन के बारे में बात किया था जब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नए संतान बनते हैं वह अपने माता पिता के सेम टू सेम होते हैं। यानी कि जो संतान जेनेटिकली भी सिमिलर होगा और मॉर्फोलॉजिकल भी सिमिलर होगा अपने पेरेंट के, ऐसे संतान को क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है। अब क्लोन का एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही स्पीड में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसका एक खराबी क्या है, देखिए, इसका खराबी ये है कि इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि एक एक एरिया है, इसमें 1,000 ऑर्गेनिज्म है। मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, 1,000 ऑर्गेनिज्म है। और कोई बीमारी आएगा तो ये 1,000 के 1,000 को पूरा एक बार में प्रभावित करेगा और सारे के सारे एक साथ मर जाएंगे। ठीक है, उसका कारण क्या है कि सभी मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है, जेनेटिकली भी सिमिलर है। तो उसमें वेरिएशन जैसा कोई चीज नहीं है। तो वो एक बार ही मर जाएंगे, कोई भी डिजीज कोई भी डिजास्टर आएगा तो। इसीलिए इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, बहुत छोटा होगा, जो कि एक डिसएडवांटेज है। तो हम ये भी क्वेश्चन का बात कर लिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताना है। तो देखिए, बाइनरी फिजन का क्या मतलब है, यदि आप देखोगे इस पिक्चर को तो यहाँ पर देखिए अमीबा का एक बॉडी है। आगे जाके क्या हुआ, ये बॉडी डिवाइड हुआ और दो नए संतान में कन्वर्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। यानी कि बाइनरी फिजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह तरीका है जिसमें पेरेंट का बॉडी टूट करके दो संतान बनाएंगे। और मल्टीपल फिजन क्या है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह तरीका है जिसमें एक शरीर टूट करके यानी एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के बहुत सारे